Let's start from the 34th question. This question, I think this year it was very controversial. मतलब people जहाँ भी मैं forums में देख रहा था, they were सर debating very. वॉइस बहुत मफल्ड है आपकी। अभी आ रही है ठीक से? हाँ जी। हाँ. This question was very controversial this year. I was watching that people were fighting over it online. तो अब अगर ऐसे देखें इस क्वेश्चन को, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज: आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट्स और इन एयरक्राफ्ट, पता नहीं; मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, पता नहीं; tracking the migrant migration of animals. In how many of the above activities can the radars be used? तो दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है. एक तो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, हर चीज हमें आ नहीं सकती. रडार्स के बारे में हम हर चीज नहीं पढ़ सकते. तो अगर नॉर्मल साइंस एंड टेक के रूल के हिसाब से जाएं तो बिना दिमाग लगाए इसमें ऑल थ्री मारना है. लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बहुत अजीब टाइप का दे दिया है ताकि लोगों का ध्यान जाए उसमें एंड लोग उसको एलिमिनेट करके ओनली टू करें: आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट्स और इन एयरक्राफ्ट. तो फर्स्ट ऑप्शन को ही बेसिकली पूरा क्वेश्चन ये फर्स्ट ऑप्शन पे ही था. तो मैंने बहुत सारे सोर्सेस छान मारे तो मुझे एक सोर्सेस मिला जिसमें कि एक कंपनी थी जो डिजाइन करती है एयरपोर्ट्स में सिक्योरिटी के लिए बॉडी स्कैनर, जो कि रडार फ्रीक्वेंसी पे ही काम करता है. तो इसका सर आंसर वॉइस ऑल फिर थ्री. मफल हो रही है। मैं बोल रहा हूँ कि after a lot of search, I came across one source which was claiming that they actually build devices which are used in airports for security checking. एंड हेंस इसका ऑल थ्री ही होगा. तो अगर नॉर्मल साइंस एंड टेक के दिमाग से भी जाते और दिमाग नहीं लगा के ऑल थ्री मारते तो ये सही हो जाता. किसी ने इस क्वेश्चन को गलत किया, ओनली टू मार के आए, वन को एलिमिनेट करके. कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ, कोई इसको मार के आया कुछ लॉजिक लगा के? सर ऑल थ्री किया है इसका तो। ठीक है, तो वही है, एग्जाम हॉल में ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे. साइंस एंड टेक का है तो मान के चलेंगे कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तीनों चीजों के लिए यूज हो रहा है. आगे बढ़ते हैं. सर कैन से इसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना ये वो स्कोप। एग्जैक्टली exactly. तब भी लोग पूरा लड़े पड़े थे ऑनलाइन के. इंटरनेट पे मैं देख रहा था. मैंने भी अपना एनालिसिस वीडियो जो डाला था उसमें भी लोग ने काफी ज्यादा इसके बारे में कमेंट किया था. अब एक भी सोर्स अगर मिल गया है जो कि बता रहा है कि नहीं वो यूज हो रहा है तो ऑफ कोर्स इट इज डिबंक्ड, राइट? मतलब इट विल बी यूज देयर. चलो 35 पे आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट: रफेल, मिग 29, तेजस मार्क 1. हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट? अब ये थोड़ा नॉलेज का बात इसमें आ जाता है. अगर आप मतलब दो तीन तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो. एक तो तीनों के बारे में अगर किसी को पता है तो बहुत ही बढ़िया बात है. दूसरा, तीनों जो है इंडिया के पास है एंड इंडिया के पास कोई फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है. तो अगेन उससे भी आप ये पता लगा सकते हैं कि नहीं है. बहुत सारे लोग इसमें रफाल में कंफ्यूज ही होंगे कि नया नया आया है तो वो फिफ्थ जनरेशन ही होगा. लेकिन इसीलिए एक्चुअली में दिस इज एन इजी क्वेश्चन कि अगर रफाल आया है तो करंट अफेयर्स में उसके बारे में हर चीज पढ़ लेना चाहिए था. तो बस इतना छोटा सा पॉइंट था कि वो फिफ्थ जनरेशन नहीं है एंड हेंस द आंसर इज नन. इजी क्वेश्चन था ये. किसी का गलत हुआ एग्जाम में? सर मुझे इसका नॉलेज यस होते सर। हुए भी ना मैं गलत करके आया था ये क्वेश्चन। क्यों, क्या हो गया था? सर सेम है। सर सर इसका रीजन ये है कि मैंने ना ज्यादा दिमाग लगा दिया था। इन्होंने फिफ्थ जनरेशन बोला है, मुझे पता था कि रफाल 4.5 है, तो मैं वहां राउंड फिगर कर रहा हूँ कि ठीक है यार फिफ्थ जनरेशन हो सकता है। तो इसको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं बोलते हैं वोल्वरिन, इसको बोलते हैं यस हाफ सर। नॉलेज. जो हाफ बेक नॉलेज होता है कितना डेंजरस होता है. तो यस सर, अब ये भी कह देखो, सकते हैं। हाँ, क्योंकि आपने पढ़ा है, आपको लग रहा है हाँ रफाल भी पढ़ा है, 4.5 भी पढ़ा है, लेकिन आपको 4.5 4 5 ये सब का मतलब नहीं पता है, राइट? तो मतलब अच्छे से नॉलेज नहीं है. सर मेरे इसीलिए को इन डेप्थ नहीं पता था कि फोर्थ और फिफ्थ में डिफरेंस क्या है। बाकी सिंस आई बीन प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस सर्विसेज एग्जाम सीडीएस वगैरह, बैकग्राउंड भी वही रहा है। तो मेरे को एयरक्राफ्ट के बारे में नॉलेज थी, डिटेल में पता था, जैसे मैं 29 यूज करते हैं एयरफोर्स, 29 के यूज करता है इंडियन नेवी। बट स्टिल मेरे को पता था ये 4.5 है, बट मैं दिमाग लगा रहा हूँ कि ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है तो राउंड फिगर करके फिफ्थ मार देते हैं। तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि चूंकि अब वही इल्यूजन ऑफ नॉलेज जो होता है, सिंस यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू हैव स्टडीड अ लॉट अबाउट ऑल ऑफ दिस, यू थॉट कि इसको नहीं आता होगा, इसने 4.5 की जगह 5 कर दिया, वो उधर कंसिडर होता होगा. एंड दैट्स वाई यस सर। प्रीलिम्स में आप सिर्फ नॉलेज पे नहीं खेल सकते हो.
यहाँ पे आपको सब कुछ पता होते हुए भी गलत इसलिए हुआ क्योंकि फुल नॉलेज नहीं थी। 4.5 अगर है तो उसका कोई मतलब है, 5 का एक अलग मतलब होता है, 4 का एक अलग मतलब होता है जो आपको नहीं पता था, राइट? इसीलिए मैं यस बोलता हूँ सर। बार बार कि प्रीलिम्स को कभी भी नॉलेज एंड ईगो का गेम नहीं बनाना है, दिमाग लगाना है, सिंपल सा। तो एक जो सबसे ओवर आर्किंग दिमाग इसमें लगा सकते थे कि इंडिया के पास कोई फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है ही नहीं। इनफैक्ट अगर आप पढ़ रहे होंगे डिफेंस के बारे में, आपको आमका के बारे में पता होगा। आमका इज आवर फिफ्थ यस सर। जनरेशन प्रोजेक्ट, जो कि पता नहीं कब शुरू होगा एंड कब ये होगा। तो सिंपल सा, अगर कोई इतना सा दिमाग लगाता कि इंडिया के पास पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है ही नहीं, तो उससे सही हो जाता। थोड़ा नॉलेज बता देता हूँ अभी, और फिर से रफाल एम को भी हम ले रहे हैं, न्यूज में है। यूएस के पास फिफ्थ जनरेशन है F-22 एंड F-35। रशिया के यस पास सर, फिफ्थ चाइना जनरेशन के है। पास भी है। हाँ, चाइना के रशिया के पास भी पास फिफ्थ J-20 है और F-57 है यस सर रशिया वाला। तो एफ फिफ्टी यस सर। सेवन हम रशिया के साथ साथ में बना रहे थे FGFA प्रोग्राम के थ्रू, लेकिन फिर हमने वो मतलब रशिया ने हमें निकाल दिया उससे। निकाल क्या दिया मतलब, थिंग्स डिड नॉट गो हम्म। थ्रू। तो रशिया ने अकेले फिर उसको डेवलप किया। एंड इंडिया के पास अपना फिफ्थ जनरेशन अभी फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम आमका है, जो कि शायद 2030 या 2032 तक प्रोटोटाइपिंग होगा उसका। ठीक है। फिफ्थ जनरेशन में मोस्टली रोल सर स्टेल्थ का आ जाता है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का। बिल्कुल, स्टेल्थ भी होता है एंड साथ में वेरी सुपीरियर एवियोनिक्स हो जाते हैं बाकी सबसे। बेसिकली यस सर। आपका एक बीवीआर फ्लाइट बन जाता है, बियॉन्ड विजुअल रेंज फाइटिंग मशीन हो जाता है। वो कभी भी डॉग फाइट के लिए उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, विच इज रफाल इज अप टू सम एक्सटेंट। इसीलिए उसको 4.5 एंड जो सर जनरेशन। थोड़ी देर पहले आपने बोला ना सर ईगो वाली बात, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में सर मैं ईगो पे भी ले गया था ये क्वेश्चन। एग्जैक्टली exactly. वो आपका अभी भी बात से ही मेरे को समझ में आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा था। तो प्रीलिम्स में दो हाँ तीन बिल्कुल चीजें ध्यान एग्री सर। रखेंगे। नॉलेज पे अगर आप खेलने गए हैं, आप हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि आप बहुत श्योर नहीं हो सकते किसी के बारे में भी। आपका सिर्फ आप नॉलेज पे नहीं खेल सकते, दूसरा ईगो पे नहीं लेना है। दो तीन तरीके से ट्रायंगुलेट करना है चीजों को। एंड अगर एग्जैक्ट वो नॉलेज नहीं है, तब लॉजिक पे जाना है, ना कि 4.5 को 5 वाला चीज के बनाने पे जाना है। राइट। जी जी यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द सर उसमें फॉलोइंग आर यूके भी इनवाइट किया था शायद। यूके? इनवाइट किया था इंडिया को फिफ्थ जनरेशन में, क्या कहते हैं, ये फाइटर बनाने के लिए, उस टाइम में न्यूज में था शायद। इसलिए मुझे हाँ, लगा लेकिन वो कि कोई नहीं प्रोग्राम होना हो चाहिए नहीं तो। पाया, प्रोग्राम बन नहीं हाँ, पाया। हो नहीं पाया सर। हाँ। हम्म। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स यूज्ड, कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट? दिमाग लगाना है इसमें, नहीं लगाना है, चुपचाप 1 2 3 नहीं। मारना, आगे बढ़ना है, ठीक है। Which one of the following is the exhaust pipe emission from fuel cell electric vehicles powered by hydrogen? ठीक है। अब थोड़ा भी अगर किसी ने कुछ पढ़ा है या फिर नहीं भी पढ़ा है, टेक्नोलॉजी क्या है? फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। पावर किसके थ्रू आप कर रहे हो? हाइड्रोजन के थ्रू। हम लोग क्यों ये क्वेश्चन पढ़ भी रहे हैं? बिकॉज इन्वायरमेंट फ्रेंडली है एंड ये सारी चीजें हैं। इसका मतलब जो चीज इससे निकल रहा होगा वो इन्वायरमेंट को हार्म तो नहीं पहुंचाएगा। अगर वैसा कोई चीज है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोनियम, ये सुन के ही लग रहा है यार कि मतलब नॉर्मल चीज नहीं है, राइट? हम नहीं सुनते डेली लाइफ में। एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो हम सुनते भी हैं, मतलब इट्स अ हार्मफुल गैस। तो फिर दो ऑप्शन बचते हैं अपने पास, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। अब ऑक्सीजन तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज ही करते हैं पावर करने के लिए। हाइड्रोजन को जलाने के लिए आपका जो कैटलिस्ट लगेगा, जो आपका ऑक्सीडाइजर रहेगा, वो ऑक्सीजन होगा। और अगर ऑक्सीजन आप नहीं भी यूज करें तो कोई और आप कैटलिस्ट यूज करेंगे, तो हाइड्रोजन को आप रिएक्ट किसके साथ कराएंगे? तो ऑफ कोर्स हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके वाटर वेपर बनाता है इसमें। आई थिंक बहुत जेनरिक चीज था ये, लोगों को पता होना चाहिए था। अगर नहीं भी पता है तो कंफ्यूजन इसमें मतलब होना भी चाहिए था। आई डोंट नो कि इसमें कंफ्यूजन भी किसके बीच में होगा। कोई बता सकता है कोई गलत करके आया है इस क्वेश्चन को? तो किसमें कंफ्यूज होकर गलत करके आया है? सर क्वेश्चन सही किया था। ये 2015 में एज इट इज पीवाईक्यू भी है, मतलब साइंस एंड टेक का ही था। उसमें एज इट इज एक ऑप्शन दे रखा था कि फ्यूल सेल व्हीकल का जो भी बाई प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, तो उसमें था ऑलरेडी मेंशन ये। बताओ। तो पीवाईक्यूज भी अच्छे से बना लेना, उससे तो बहुत सारा रिपीट होता ही है। आई थिंक दिस वाज अ सर वेरी इजी क्वेश्चन। 11th और हम्म। सर 11th और 12th क्वेश्चन इज आल्सो अबाउट वाटर वेपर, तो वो उससे भी हम जा सकते हैं क्योंकि वो हर ईयर ऐसा करता है। वेरी नाइस। तो ये तो मैंने बताया ही है कि पेपर बनाते वक्त ही अपना नाक कान मुंह खुला रखेंगे, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस का आंसर प्रीवियस क्वेश्चंस में ही होता है, कुछ क्वेश्चंस का आंसर आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी होता है, राइट? अब जैसे वो वाला जो था कि इन्वायरमेंट चल रहा है, तो बीच में इन्वायरमेंट वाला ही होगा, 100 मिलियन फार्मर्स वाला। तो हमेशा उस तरीके का ध्यान में रखेंगे, पेपर के बारे में काफी अवेयर रहेंगे।
38 पे आ जाते हैं। Recently, the term pumped storage hydropower is actually and appropriately discussed in context of which of the following? Pumped storage hydropower, बहुत ध्यान में रखेंगे ये सब चीज को। इरिगेशन ऑफ टेरेस क्रॉप फील्ड्स, इसमें पावर तो कुछ बन नहीं रहा। लिफ्ट इरिगेशन ऑफ सीरियल क्रॉप्स, अगेन इरिगेशन इरिगेशन है, दो चीजें। लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब अगेन किसी को अगर नॉलेज नहीं है तो जैसे मैं आरटीजी वाला में गया था ना, थर्मो इलेक्ट्रिक, हीट से आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं, वैसे यहाँ पे भी हाइड्रो पावर पे आप थोड़ा ये करेंगे। अगर हाइड्रो पावर है तो उससे रिलेटेड पूरे चारों ऑप्शन में केवल एक ही टर्म है, दैट इज एनर्जी। तो अगर किसी को नहीं भी आता है तब भी उसको सी ही मारना चाहिए था यहाँ पे। कोई गलती करके आया है क्या इसको एग्जाम में? सर स्टोरेज से बन जाएगा ये, स्टोरेज से भी तो बन जाएगा। अच्छा, आप स्टोरेज स्टोरेज को मिला रहे हैं। यस ऑल्सो ये एनर्जी वाले ही क्वेश्चन है, तो आई तो मार्क्ड इट बाय दैट लॉजिक। हाँ एग्जैक्टली, तो अदर चीज दैट आर इज, रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर। यस एग्जैक्टली, तो And दैट लॉजिक ऑल्सो similarly, अप्लाइज हियर। 39 question will also I marked like in that logic तो only, because बहुत फिर बढ़िया, अभी फिर चल ही रहा सोच है रहे साइंस ठीक है एंड टेक, ऑप्शन। तो एग्री वाला नहीं मारो, साइंस एंड टेक वाला मारो। दूसरा स्टोरेज से भी ज्यादा, मतलब स्टोरेज वाला भी चल सकता है, बट यहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन जो है ना, मतलब आई थिंक अ बेटर लॉजिक हियर वुड बी पावर एंड एनर्जी को आप मिलाएं, ना कि आप स्टोरेज स्टोरेज वर्ड को मिलाएं। बट हाँ, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तब आप उस पर खेल सकते हैं। मैंने इसको सर इरिगेशन इरिगेशन देख के गलत किया था, थोड़ा सा पंप देखा था तो सोचा था कि इरिगेशन का कुछ ऐसा हो। अच्छा, आपने देखा कि सिमिलर साउंडिंग ऑप्शन है तो दोनों में से कोई एक सही होगा ही। हाँ हाँ सर, एंड ऑल्सो नहीं, पंप था से तो सोचा था। अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जब भी ऐसा फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें किसी चीज के बारे में पूछ रहा है, तो जो सिमिलर साउंडिंग वाला होता है, जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक सही हो सकता है कि दोनों साथ में एलिमिनेट भी हो जाए। मतलब अ, आपको एग्जांपल देता हूँ, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड वाला जो था, तो उसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन वाला जो दो ऑप्शन था वो दोनों साथ में एलिमिनेट हो गया, राइट? एंड देन नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड में हम लोग उसको चूज कर रहे थे। समझ रहे हो आप बात को? मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इट्स बेटर टू गो विथ नॉलेज एंड लॉजिक। यहाँ पे पावर, आपको हाइड्रो पावर जब दिख रहा है तो हार्प अपॉन इट। रूल्स एंड वो कब आता है? जब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आप जब क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं एंड आपको सामने दिख जा रहा है कोई पैटर्न होता हुआ है। यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को कि एक स्पेसिफिक टर्म के बारे में, नॉलेज के बारे में पूछा जा रहा है। उस टर्म के बारे में क्या मैं ऑप्शंस पढ़ते वक्त कुछ रिलेट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? अगर मैं नहीं कर पा रहा होता तब मैं जाता एल्गोरिदम्स में। लेकिन जब हाइड्रो पावर पढ़ने पे ही मुझे एनर्जी दिख रही है, एंड स्टोरेज वाला भी पार्ट अगर ऑफ कोर्स पॉइंटेड आउट जो उन्होंने किया, तो अगर वो दोनों चीजें मुझे दिख रही हैं तो मुझे यहाँ पे इस ध्यान पे ज्यादा जाना चाहिए। बट अच्छा चीज आपने पॉइंट आउट कराया, एग्जाम में ऐसे मिस्टेक्स नहीं करने हैं। और किसी को कुछ शेयर करना है इसमें? सर सर बाकी इस तीनों क्वेश्चन टर्म तो में एग्रीकल्चर से रिलेटेड। क्या क्या? आप बोल लीजिए। सर इस क्वेश्चन में दो तीन चीजें साथ साथ ही दिख रही होती हैं, जैसे कि पहले वाले में हम पंप स्टोरेज और हाइड्रो पावर से अगर हम लोग जाते हैं पंप से, तो लिफ्ट इरिगेशन और इरिगेशन, ये एक तो इसमें क्लैश आता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो जब भी आपने बताया है कि दो सिमिलरली वर्डेड होते हैं, तो दोनों ऑप्शन मतलब दो दो का ब्लॉक बनना चाहिए। थर्ड और फोर्थ में वो नहीं हो रहा। और सेकंड, जब हम लोग ऊपर से नीचे तक देखते आ रहे हैं तो इन्वायरमेंट का थीम चल रहा है, एग्रीकल्चर का नहीं। तो इसीलिए लिफ्ट इरिगेशन हम लोग वहां से हटा देंगे तो सेकंड वाला प्रायोरिटाइज हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी और पावर को रिलेट कर दिया। मतलब दो मैड अटकेगा बीच में, लेकिन हम लोग अगर इसको प्रेसिडेंस दे दें कि इन्वायरमेंट चल रहा है तो वो हट जाएगा फिर। सही बात है, एंड वंशिका ने भी जो बोला एग्जैक्टली वही सेम लॉजिक आप भी बोल रहे हैं, विकी भी आई थिंक वही बोलना चाह रहे हैं कि अभी सर चल रहा बोले है। तीनों तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, नहीं मैं बोल रहा था कि तीनों एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एक तो एनर्जी से। वेरी नाइस, वही वही एग्जैक्टली तो दो चीज हो गया कि अपने आप में तीनों ऑप्शंस में भी आप देख रहे हैं कि एग्री एंड एनर्जी वाला चीज हो गया, एंड ओवरऑल द कंटेक्स्ट ऑफ पेपर भी जो है वो आपका एनर्जी एंड एनवायरनमेंट की तरफ है, अभी एग्री की तरफ नहीं है, साइंस एंड टेक की तरफ है। बट सर ये पूरा फोकस हाइड्रो पावर में है ना, मतलब एनर्जी एंड हाइड्रो पावर इस पे हम्म। फोकस है। हाँ इससे फोकस एग्जैक्टली, पूरा मतलब हाइड्रो पावर वर्ड में है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि एक तो हाँ इंटरनली क्वेश्चन भी फोकस किया हुआ है एनर्जी एंड हाइड्रो पावर पे, बाकी तीनों ऑप्शंस आपके एग्री वाले हैं। एंड ओवरऑल जो क्वेश्चन पेपर अभी चल रहा है वो भी आपका साइंस एंड टेक एंड एनर्जी वाले फॉर्म में चल रहा है, राइट? एग्री वाले, एग्रीकल्चर वाले फॉर्म में नहीं चल रहा वो। समझ में आया?
सौरभ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस सर यस। Membrane bioreactors are often discussed in the context of, अब बहुत ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को ना बहुत ध्यान से पढ़ना है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा होता है, जनरली इसका ट्रेंड या फिर इसका कोई ना कोई आंसर किसी और क्वेश्चन में पेपर में होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ड्रग डिलीवरी टेक्नोलॉजीज, वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज। अगेन, क्या थीम चल रहा है? पिछले पिछले वाले में हम देखा कि एनर्जी थीम था, एंड आपका जो इरिगेशन वाला था, एग्रीकल्चर वाला था, वो गलत था। यहाँ पे तीनों बायोटेक वाले थीम है और एक थीम है एनवायरमेंट वाला, विच इज सिमिलर टू द थीम जो पिछले इसमें चलता आ रहा है। इसके अलावा और क्या क्या चीज हम लोग देख सकते हैं, मतलब और कैसे कैसे इसको सोच सकते हैं। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, जहां से बायो वाला आता है तो तुरंत हम लोग का इन्वायरमेंट वाला चीज जो हमने इतना सारा पढ़ा हुआ है वो सारा चीज हमारे ध्यान में आना चाहिए। इसके अलावा आई थिंक ये पीवाईक्यूज में भी पूछा जा चुका है। तो ये अगर किसी ने पीवाईक्यू बनाया है, अगर किसी को वो थीम्स पता है कि जब कोई क्वेश्चन पेपर किसी ट्रेंड में चल रहा होता है, साथ में अगर यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन में देखें तो आ, जो सिलेबस के साथ कोरिलेटेड टॉपिक है तो उसके हिसाब से तीन चीजों के साथ ट्रायंगुलेट करके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज मारना चाहिए एग्जाम में। किसी ने कोई और चीज मारी है वहां पे, और क्या सोच के मारा? सर वाटर फिल्टर घर में होता है ना, उसमें मेम्ब्रेन यूज किया जाता है तो। वेरी नाइस, लेटरल थिंकिंग। फिर मैंने भी इसी किया था कि मेम्ब्रेन किसी चीज को फिल्टर करने के लिए होता है, और बायोरिएक्टर मतलब कुछ बायोलॉजिकल होगा, हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वेस्ट वाटर को फिल्टर कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा ये लॉजिक लगा के फिर डी किया था। बिल्कुल वही होता ही है इसमें। और सर किसी ने कुछ? मैं सर हाँ, मैंने भी बी और डी में 50-50 किया था, क्योंकि सर पहले दिन तो बायोटेक्नोलॉजी से था एंड फोर्थ वाज वेस्ट वाटर टेक्नोलॉजी, तो मेरे को लगा था डी, बट समथिंग लाइक बायो वाज रिलेटेड टू, मैंने ऐसे ऐसा लगा कि बायो एंड मेमोरीज इज समथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन, ऐसे कुछ रिलेटेड होगा, तो ऐसे करके मैंने ए को क्रॉस कर दिया, बी कर दिया था मैंने एक्चुअली, ड्रग डिलीवरी नैनो टेक्नोलॉजीज। तो सौरभ आपका दोनों जगह आप देख रहे हैं कुछ ट्रेंड है आपको गलती करने का? यस सर यस सर। क्या ट्रेंड है? सर जो मैंने मतलब वर्ड को ब्रेक डाउन ना करके ज्यादा ऐसे एलिमिनेशन पे ज्यादा सोचा कि शायद ये होगा, मतलब एप्टीट्यूड पे ज्यादा मैंने ध्यान दिया rather देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड, मतलब क्या बोल रहे हैं इसको। नहीं, आप एप्टीट्यूड पे कहाँ ध्यान दे रहे हैं? एप्टीट्यूड का मतलब होता है होलिस्टिकली किसी सिचुएशन को देखना। आप ना क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड देख रहे हैं, ना आप पीवाईक्यूज के अपने नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं, ना आप सिलेबस के साथ उस चीज को कनेक्ट कर रहे हैं कि ये सिलेबस में वर्ड कहीं देखा है हमने। हाँ हाँ सर understood। तो आप एप्टीट्यूड में 3-4 लेवल्स पे फेल कर रहे हैं। हाँ हाँ सर ठीक यस। है, चलिए आगे बढ़ते हैं। With reference to the Indian economy, collateral borrowing and lending obligations are the instruments of। प्योर नॉलेज वाला क्वेश्चन है, इजी एकदम, ब्रेड एंड बटर होना चाहिए। किसी को नहीं आता था ये? अगर नहीं आता तो कोई बुरी बात नहीं है, एक्सेप्ट करो। अभी बताओ कि इसको सुधारा कैसे जाए। सर बॉन्ड मार्केट कर दिया था इसका मैंने। अच्छा, क्या सोचा था, मतलब क्यों किया था? सर बोरोइंग और लेंडिंग देख के मेरे दिमाग में बॉन्ड मार्केट आया। ओके, I तो also didn't read it, but ये मैंने बिग शॉट में देखा था, तो हाँ से सही बात है, पर मैंने पढ़ा नहीं था। ओके, तो अब देखो, बॉन्ड मार्केट एंड मनी मार्केट, बोरिंग एंड लेंडिंग दोनों में होती है, ये पता है कि नहीं लोगों को? यस सर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जल्दी बताओ, कोई भी बताओ। मनी मार्केट एंड शॉर्ट बॉन्ड टर्म मार्केट। और लॉन्ग टर्म। कोलेटरल। क्रेडिटर का टर्म, क्रेडिटर अपनी टर्म्स रख सकता है, इनके तो बोरिंग एंड लेंडिंग में उधर बोरोअर कैन नहीं नहीं, इतना समथिंग नहीं लाइक। बोलना है, बस सिंपल सा। अभी किसी ने बोला था कोलेटरल टाइमिंग का सर। डिफरेंस है। शॉर्ट शॉर्ट हाँ, शॉर्ट शॉर्ट टर्म टर्म, और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। शॉर्ट। हाँ, तो अगर किसी को इतना समझ में आ गया कि बॉन्ड मार्केट और मनी मार्केट के बीच में ही कंफ्यूज रहना है, तो मतलब सबसे पहली बात, यहाँ कंफ्यूज किन दो चीजों के बीच रहना है? बॉन्ड मार्केट एंड मनी मार्केट आर सिमिलर थिंग्स, ओनली द टाइमिंग वेरीज। ठीक है, मनी मार्केट 1 साल से छोटा 364 डेज या उससे कम वाले को बोलते हैं, बॉन्ड मार्केट उससे बड़े वाले को बोलते हैं। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, यस सर। अगर बोरिंग लैंडिंग है, ठीक है, बेसिकली सबसे पहली बात मैं बार बार बोलता हूँ, इकोनॉमी एंड पॉलिटी में नॉलेज ही पार कराएगा।
वहां कोई रूल एंड कोई लॉजिक एंड कोई एल्गोरिदम पार नहीं करेगा। अगर चीजें आती ही नहीं है तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो 30-40 क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी इकोनॉमी है ये एकदम अपने हाथ में होने चाहिए, तो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो आप कोई भी बेसिक बुक अगर पढ़ेंगे या फिर किसी भी आप ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं लोगों को आप ये करेंगे तो पक्का से वहां पे आपको ये टर्म आया होगा, सीबीएलओ आया होगा एंड उन्होंने समझाया होगा इस चीज को। फिर भी एकदम मोटा मोटी बॉन्ड मार्केट जो होता है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है। और बॉन्ड प्राइसेस आप देखते होंगे मार्केट में अभी बहुत ज्यादा ये यील्ड्स के बारे में बात चलती है, तो इन्फ्लेशन, यील्ड, बॉन्ड, ये सब के बीच का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। क्या जल्दी से कोई बताएगा मेरे को इन्फ्लेशन और यील्ड के बीच का कोरिलेशन? अच्छा ठीक है। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो यील्ड घट जाएगी। हाँ, तो बेसिकली पॉइंट ये है कि अच्छे से ये सब चीज पढ़ लेना चाहिए। दीज आर बेसिक्स। फॉरेक्स मार्केट क्या होता है? बस करेंसी एक्सचेंज है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी को आप किसी आर्बिट्राज में इधर से उधर करते हैं। स्टॉक मार्केट सबको पता है कि वहाँ शेयर्स आप कैपिटल मार्केट में खेलते हैं। किसी कंपनी का शेयर जो कि उस कंपनी का ओनरशिप को दर्शाता है, आप उसको सेकेंडरी मार्केट में खरीदते बेचते हैं। प्राइमरी मार्केट भी होता है, उसमें फिर बहुत सारे टर्म्स होते हैं। आईपीओ होता है, एफपीओ होता है, क्यूसिप्स होता है, क्वांटी ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एफआईआई, डीआईआई, म्यूचुअल फंड मार्केट्स होते हैं। तो एनएससी ये सब के बारे में भी आई थिंक पूछा हुआ है। तो जितना भी पीवाईक्यूज में इन सारे टर्म्स के बारे में पूछा हुआ है, सीडीएसएल, एनएससी, आप ये सारी चीजें पढ़ लेंगे अच्छे से। मनी मार्केट क्या होता है, इसके इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या टाइमिंग वाले होते हैं, इनको क्या क्या बोला जाता है, इनके इंस्ट्रूमेंट्स को, ये सब चीजों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। दीज 4 टर्म्स शुड बी योर ब्रेड एंड बटर। इन्वेस्टोपीडिया पे जाइए, उसके बाद 3-4 और लिंक्स पढ़िए, इसके रिलेटेड जितने टर्म्स मिलते हैं उन सबको लिख लीजिए। टाइमिंग्स लिख लीजिए, तरीका लिख लीजिए एंड इंस्ट्रूमेंट्स का नाम लिख लीजिए। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। मोस्टली कंट्री में 80-90% लोग इसको सही किए होंगे। आगे बढ़ते हैं। द टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 पीपल। तो अब क्या है टोटल फर्टिलिटी रेट? टीएफआर हम लोग इतना ज्यादा पढ़ते हैं, तो अगेन ये तो मतलब नॉलेज का क्वेश्चन, इसको मैं क्या पढ़ूं? इसमें किसी ने गलती की? बाकी सब बताओ क्या क्या बोलते हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 पीपल इन पॉपुलेशन इन ईयर, क्या होता है वो? बर्थ रेट। क्या? बर्थ बर्थ रेट रेट। बर्थ रेट बर्थ रेट, बर्थ हाँ रेट। ठीक है। सेकंड हो गया नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू कपल इन देयर लाइफ टाइम इन अ गिवन पॉपुलेशन। ऐसा कोई मेजर ही नहीं होता है, ठीक है। द बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ये क्या हो गया? पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया मेरा। और इसमें ऑफ कोर्स और भी चीजें होती हैं, एक्सोडस और इमिग्रेशन, मतलब इमिग्रेशन और इमिग्रेशन को सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दोगे तो। एंड द डी इज एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अ वुमन वुड हैव बाय द एंड ऑफ अ चाइल्ड बियरिंग एज। तो दिस वाज अगेन अ वेरी इजी वन, ये जनरल नॉलेज सबको पता होता है ये। Consider the following statements. In India, non-banking financial companies can access the liquidity adjustment facility window of the Reserve Bank of India. ठीक है, एनबीएफसीज एक्सेस कर सकती है क्या एलएएफ? अगर मान लो किसी को नहीं पता तो अभी रखते हैं, चलो नहीं पता, आगे देखते हैं। इन इंडिया एफआईआईज कैन होल्ड द जी6, ठीक है। इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर डेट्स। कैन है अगेन जेनरिक स्टेटमेंट है, तो थर्ड तो होना ही चाहिए। फिर सेकंड वाला भी जेनरिक स्टेटमेंट है, एफआईआईज जी6 होल्ड करती है कि नहीं। अब देखते हैं आगे ऊपर वाला, वो भी जेनरिक स्टेटमेंट देख के लग रहा है। तो यहीं पे हम लोग का जो जितना भी रूल्स और ये सब सब है फॉल फ्लैट हो गया, कि अगर नहीं आता है इकोनॉमी तो कोई रूल कहाँ पे भी तुम लगाने जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इकोनॉमी में नॉलेज की जरूरत होती है। अब इस क्वेश्चन में डाउट कौन से 2 ऑप्शंस के बीच होना चाहिए? 1, 2, 3 एंड, मतलब 3 ऑप्शंस के बीच होना चाहिए, ए, सी एंड डी। Why? Because all of them are generic statements and all of them have different possibilities. अब बताओ किसी ने इसको एग्जाम में सही किया है या गलत किया है, कैसे किया है? नॉलेज के अलावा कोई और लॉजिक लगाया है किसी ने? सर मैंने तो सिंपल रखा था कि लिक्विडिटी मतलब मार्केट में पैसा कितना जा रहा है उसको कंट्रोल करना, और वो मेजरली बैंकिंग सेक्टर में ही आता है, तो मैंने उसको फर्स्ट को एलिमिनेट करके फिर 2 और 3 कर दिया था। बिल्कुल वही करना ही है, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये नॉलेज की बात होगी ना, मतलब यू न्यू इट, इट जनरली हैपेंस लाइक दिस। मैं बोल रहा हूँ बिना नॉलेज के किसी ने कोई दिमाग लगा के इसको सही किया है क्या? शेयर करो अगर किसी ने। मे बी
या Maybe I don't know this is correct or not. मुझे नॉलेज से पता था बट LAF इज फॉर जनरली जब बैंक के पास डिपॉजिट्स नहीं होते हैं और NBFCs कांट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स. हम्म नाइस। अब सो इसमें भी एनबीएफसीज का ना प्रॉपर रूल्स पढ़ लेना। कुछ कुछ एक्सेप्शंस में टाइम आई डिपॉजिट्स कर सकते हैं, हाँ कुछ कुछ डिमांड नहीं कर एक्सेप्शन। सकते. हाँ एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ। सर एलएफ तो रेपो आरबी और रिवर्स रेपो और एसडीआर होगा ना, तो यहाँ पे डिपॉजिट की बात तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिपॉजिट तो नहीं तो पब्लिक के साथ LAF डील इज कर रहा है, फॉर जबकि एलएफ आरबीआई के साथ। हाँ LAF is एग्जैक्टली given when the deposits are fall short of the credit. नहीं That's नहीं why they go to the RBI as a banker देखो of last वंशिका resort. एक्चुअली विकी इज राइट। भले ही आप उस लॉजिक को लगा रहे हैं इसके लिए बट यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। वन साइड इट्स अ सप्लाई साइड इशू विथ द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, अदर साइड इज अ सिटीजन फेसिंग। तो कई बार क्या होता है कि आपका बैंकिंग लाइसेंस नहीं भी होने के बावजूद आपको डिपॉजिट फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं जस्ट टू इनेबल द पॉपुलेशन। एनबीएफसीज भी कहीं कहीं पे डिपॉजिट्स अलाउड होता है, देख लेना अच्छे से पढ़ लेना, मुझे जो ध्यान आ रहा है। हाँ सर, Time एनबीएफसी भी दो deposit. होता है, डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग। टाइम. एग्जैक्टली बट LAF होता ही इसलिए है ना कि जब उनके पास डिपॉजिट नहीं आ रही थी सो दे गो टू द बैंक फॉर द क्रेडिट. बट NBFCs can't accept demand deposits. वही मैं बता रहा हूँ वंशिका कि कई कुछ केसेस में एनबीएफसीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, जो अभी विकी Okay. ने बताया। अगेन यहाँ हाफ नॉलेज वाली चीज हो जाएगी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से क्या लर्न होता है? आरबीआई के वेबसाइट में जाओ, एनबीएफसीज, कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज, डीसीसीबीज, डिफरेंट टाइप्स के जो बैंक्स होते हैं और एनबीएफसीज इंक्लूडिंग, उनके बारे में सब कुछ पढ़ जाओ, कौन से लॉ से वो सब बने हैं। जैसे ये सब भी पूछा हुआ है ना, आरबीआई कब बना था, एसबीआई कब बना था, कौन से लॉ से ये सारे बैंक्स एस्टैब्लिश हुए थे, फिर इनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं, कौन डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कौन कितना क्रेडिट दे सकता है, ये सारी चीजें एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए। समझ में आ रहा है लोगों को कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? ठीक है। और स्टॉक यस सर। एक्सचेंजेस के बारे में भी पढ़ लेना। अभी मैं ट्रेंड देख रहा हूँ पिछले 2-3 इससे, डिपॉजिटरी एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउसेज, इन सब के बारे में भी काफी पूछ रहा है यूपीएससी। तो बॉन्ड्स के बारे में पढ़ लेना, जीसेक्स के बारे में पढ़ लेना, स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉजिट, जो कंपनीज हैं एनएसई, बीएसई, सीडीएसएल, इन सब के बारे में पढ़ लेना। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये था कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी नहीं होता है एनबीएफसीज के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, रिटेल इन्वेस्टर्स। तो आई थिंक इंश्योरेंस कंपनीज एंड पेंशन फंड्स के बारे में लोगों को डाउट नहीं था, बिकॉज दीज आर ह्यूज, एफआईआई डीआई दोनों हो सकते हैं ये, एंड पूरा बॉन्ड मार्केट ही जो है वो इनके ह्यूज मनी पे डिपेंड करता है। रिटेल इन्वेस्टर्स वाज द बिगेस्ट, मतलब ये क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया था, रिटेल इन्वेस्टर्स कर सकते हैं कि नहीं उस चीज के लिए। तो जीसेक के लिए डाउट हो भी सकता है, लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में तो तुम कर ही सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कुछ विंट वेल्थ है जो कि आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन इजी था थोड़ा। इसमें तीनों मारने थे। किसी ने इसको गलत किया है क्या कुछ और सोच के? सर उसमें न्यूज में भी था ना कि आरबीआई का आया था कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बिल्कुल, सेक्टर खरीद सकता है वही डायरेक्ट, मैंने रिटेल न्यूज डायरेक्ट लगाया हुआ स्कीम। है। वही मैंने न्यूज लगाया हुआ है, मैं वही बोल रहा हूँ कि हल्का सा उस टाइम पे भी चल भी यस रहा था न्यूज सर। में। उसके अलावा भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर किसी को नहीं भी पता था तब भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे दिमाग लगा के इसको सही किया जा सकता था। सर ये भी क्वेश्चन 2021 पीवाईक्यू में था कि रिटेल इन्वेस्टर्स सीसेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। ये भी वहीं से लिया गया है। वेरी नाइस। तो नियति एक चीज तो क्लियर कर लेकिन रही उस है हम समय लोग तो को स्कीम कि नहीं था ना सर। हाँ उस टाइम पे नहीं था, इसीलिए आई थिंक अब तो ज्यादा गलत हो इंपॉर्टेंट जाएगा। लगता है। हाँ, नहीं तो इसीलिए ना वो न्यूज में था, तो उस चीज को कोरिलेट करना कितना जरूरी है कि उस टाइम पे पूछा गया है ये चीज, तो उसके ट्रैप में नहीं फंसना है। जैसे सर और मैंने तो एक मतलब थोड़ा ये आउट ऑफ द लीग वे है, पर मैंने ऐसे सोचा था कि हम लोग जितना इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं इकोनॉमी में, गवर्नमेंट जितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसके लिए वी आर डाइवर्सिफाइंग आवर सोर्सेज, कि बाहर के जितने लोग या अंदर के जितने लोग भी आए वो गवर्नमेंट को पैसा दें और सिक्योरिटीज वगैरह खरीदे। तो इस बेसिस पे मैंने तो ऑल ही मार दिया था फिर। गुड लॉजिक, गुड लॉजिक। ऐसा ही लैटरल लॉजिक सोचना है, इट्स अ गुड लॉजिक। चलो और आगे सर बढ़ते हैं। हम्म एग्जामिनर एक्सपेक्ट भी नहीं करता है कि हम ये पूरा लिस्ट याद रखें, तो मैंने ऑल थ्री मार्क कर दिया था।
नहीं, एग्जामिनर यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर वाला ही पूछने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो एक्सपेक्ट अरे कर रहा काफी था कि इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि अभी न्यूज में आया है रिटेल इन्वेस्टर्स भी कर सकते हैं जी6 में। सर इस पूरे रिटेल क्वेश्चन गिल्ड का बेस वो गिल्ड है। एज फैसिलिटी शुरू की है आरबीआई में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। सर एक चीज और, एक एनआरआई भी कर सकते हैं ना इसके लिए। हाँ, वो भी नया ये आया था ना उस टाइम पे। हाँ हाँ। हम्म, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग ईटीएफ्स, मोटर व्हीकल्स, करेंसी स्वैप, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आप देखो कितना बेसिक चीज पूछ ले रहा है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हो कितना बेसिक चीज पूछ रहा है यूपीएससी। अच्छे से डेफिनेशन अगर क्लियर नहीं है तो लोग इसको भी गलत करके आएंगे। आई थिंक लोगों ने काफी गलत किया भी है ना, करेंसी स्वैप को लोगों ने नहीं मारा था जितना मुझे याद आ रहा है, उस टाइम पे जो लड़ाई चल रही थी। किसी ने हाँ गलत किया सर। है इसको? हाँ सर, मैंने गलत किया था। मैंने करेंसी स्वैप मैंने पहले चूज किया था 1 and 3, बट फिर मैंने उसको गलत किया। मुझे लगा करेंसी स्वैप नहीं होगा, मैंने हम्म ईटीएफ का, बट वही गलत कर दिया था मैंने। तो मैंने वन ओनली कर दिया। हाँ, तो इससे क्या पता चलता है कि सबसे पहली बात तो जो इंट्यूशन है उसके साथ जाना चाहिए, अपने पढ़ाई पे भरोसा करना चाहिए। दूसरा, जब भी एग्जाम हॉल में ऐसा बेसिक चीज पूछ पूछ दे तो हमेशा बेसिक्स पे ही जाना चाहिए। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आया मतलब या तो स्टोर ऑफ वैल्यू होना चाहिए, या फिर मेरे किसी ट्रांजैक्शन में वो हेल्प करना चाहिए मेरे को। तो ईटीएफ क्या है, मैं स्टोर ऑफ वैल्यू खरीद रहा हूँ, अपने पैसे दे के थोड़े एनएवीज ले रहा हूँ किसी फंड में। करेंसी स्वैप क्या है, जापान एंड इंडिया अगर करेंसी स्वैप करते हैं इसका क्या मतलब है, एक तरीके से हम लोग वैल्यू का ही तो स्वैप कर रहे हैं कि इतना वर्थ ऑफ वैल्यू का गुड्स हम लोग खरीद लेंगे बाद में उस करेंसी के यूज से, राइट। तो इसलिए हमेशा बेसिक्स पे जाके सोचना है। चलो आ जाते हैं 45। भाई ये तो एकदम क्लास 9th का कहीं से एनसीईआरटी से उठा के पूछ दिया था ये। मतलब सोचो कि यूपीएससी अगर बेसिक्स पे जाना चाहे तो कहाँ पे जा सकता है वो। तो इस पे डिस्कस करना है कि पता था लोगों को कि किसी ने गलती की है यहाँ पे। किसने गलती की है? आई थिंक मिनरल एक्सप्लोरेशन वाले में काफी लोगों ने गलती की होगी। कोई तो बोलो। सर ये मार्क ठीक किया, पर इसको गलत मतलब एलिमिनेट करने का लॉजिक मेरा गलत था। अच्छा, गलत फर्स्ट सोच में के मैंने इसको ओनली टू प्राइम सही मारा। यस सर। ओके। सर फर्स्ट में मैंने इसको सेकेंडरी, जो यहाँ पे लिखा है स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इसको मैंने प्राइमरी समझा, बट इट्स टर्शरी। हम्म। तो बस यही था, बाकी दोनों अच्छा, बाकी सब मैंने ठीक किया था। ओके, ठीक है। तो जाके एक्चुअली वो 9th वाला भी टेबल में काफी सारी चीजें उन्होंने दी हुई हैं, वो सब पढ़ लेना और उसका लॉजिक बना लेना थोड़ा। अगर लॉजिक यहाँ हम लोग देखें तो डेयरी फार्म प्राइमरी तो बहुत इजीली समझ में आएगा। कोई भी चीज जिस जो एकदम नेचर से निकल के वैल्यू आ रहा है वो प्राइमरी ही होगा, चाहे वो एग्रीकल्चर में हम लोग कोई चीज उगा रहे हैं या फिर हम लोग कुछ भी मतलब फिशिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, मतलब जो भी चीज नेचर से हम लोग डायरेक्टली निकाल रहे हैं वो मेरा हो गया प्राइमरी। सेकेंडरी क्या हुआ, कोई मेरे को ऐसे लॉजिक से समझा सकता है सेकेंडरी क्या होता है? सर रॉ मटेरियल में वैल्यू ऐड करके कोई फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना। वेरी नाइस, उसको और क्या बोलते हैं? बेसिकली सर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीज। मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग। वेरी नाइस। ठीक है, अब उसके बाद आता है मेरा टर्शरी। तो टर्शरी जनरली क्या हो गया, सर्विस सेक्टर को हम लोग टर्शरी बोलते हैं, ठीक है। अब सर्विसेज क्या है, सर्विसेज सिर्फ ये नहीं है कि जो कंप्यूटर लेके बैठा हुआ है, कोई भी ऐसा चीज जो कि डायरेक्ट वैल्यू ऐड नहीं है उस गुड में, बट अराउंड इट उसको जो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन, ट्रेड, स्टोरेज, ये सारी चीजें जो हम लोग बात करते हैं। अब इसमें एक्सप्लोरेशन भी एक तरीके से कंसल्टिंग है, राइट। अगर आप खोदने नहीं गए वहां पे, जस्ट आप पता लगा रहे हैं कि कहाँ पे क्या मिनरल मिल सकता है। नहीं, एक मिनट, इसमें दो चीजें हैं। तो मैं इसको पहले क्या सोच रहा था कि मिनरल एक्सप्लोरेशन मेरा कंसल्टिंग के जैसा है, तो वो टर्शरी होगा। लेकिन बाद में फिर मैंने एक अलग से डेफिनेशन देखी जो शायद मैंने यहाँ पे लगाया भी है। एक बार इसको आप लोग पढ़ना। Also called exploration and production, E&P upstream is the farthest from end use consumer in oil and gas supply chain.
एंड इस पूरे प्रोसेस को पता है क्या बोलते हैं, ये मेरा अपस्ट्रीम प्रोसेस में आ जाता है। अपस्ट्रीम इज माय प्राइमरी प्रोसेस, जो एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग एंड एक्सट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। सर एनसीईआरटी में गिवन है ये मिनरल हाँ, एक्सप्लोरेशन। तो मैं इसमें कंफ्यूज हुआ था। एग्जाम में हो सकता है कि मैं इसको गलत करके आता, मैं ओनली 3 मार्क के आता, बिकॉज मैं मिनरल एक्सप्लोरेशन को कंसल्टिंग के टर्म्स में सोच रहा था। फिर बाद में जब एनसीईआरटी पढ़ा तो समझ में आया कि नहीं, ये पार्ट ऑफ द अपस्ट्रीम एक्टिविटी को ही मानते हैं इसको। ठीक है। सर तो इस वाले पे सर मैंने मैं इंट्यूशन पे ही रिलाई किया था कि मैं भी इस पे ज्यादा फिर थॉट में नहीं गया। फिर मुझे लगा कि मिनरल एक्सप्लोरेशन प्राइमरी सेक्टर का ही पार्ट होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स माइनिंग और इन सब चीजों में। तो फिर मैंने इसलिए ओनली 2 मार्क कर दिया। हाँ, ये एक्चुअली वही 2 और करना था। 4 मैं करेक्ट था। मैं अपना थॉट प्रोसेस बता रहा था कि मैं एग्जाम में इसको इतने बेसिक से क्वेश्चन को गलती करके आता, बिकॉज ज्यादा दिमाग लगा देता कि मिनरल एक्सप्लोरेशन में हम कुछ फिजिकली तो नहीं खोद के निकाल रहे हैं, बस उसके बारे में पता कर रहे हैं, तो दैट इज कंसल्टिंग सॉर्ट ऑफ थिंग। लेकिन असल में दैट इज इवन मोर अपस्ट्रीम देन माइनिंग। हम पहले पता लगा रहे हैं कि माइन करना कहाँ पे है, तो दैट इंक्लूड कम्स इनटू द प्राइमरी सेक्टर। ये मेरे लिए लर्निंग था, मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। Consider the following raw materials: agricultural residues, corn grain, wastewater treatment sludge, wood mill waste. Which of the following can be used as feedstock for producing sustainable aviation fuel? Again, एग्जाम में उतना दिमाग नहीं लगाना है, सबसे हम लोग बना ही सकते हैं एविएशन फ्यूल। अभी हम लोग इतना सारा रिसर्च जो चल रहा है टू गेट फ्यूल फ्रॉम इथेनॉल, शुगर वेस्ट एटसेट्रा, तो आई थिंक एग्जाम हॉल में भी उतना दिमाग नहीं लगाना था इसमें। कोई इसको गलत करके आया है क्या? यस सर, आई मार्क्ड इट इनकरेक्ट। मैंने ओवर थिंकिंग कर लिया था कि फूड क्रॉप्स को पिछले कुछ पीवाईक्यूज में ना, यूपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की में फूड क्रॉप्स को एलिमिनेट किया हुआ था, लाइक कोई भी फ्यूल बनाने के लिए। सो मैंने वहां पे ओवर थिंकिंग करके डी मार्क कर दिया था। गॉट इनकरेक्ट। अच्छा, मतलब यहाँ पे जब सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की बात हो रही है ना, तो कई बार ऐसे भी आप सोच सकते हो कि गवर्नमेंट अब लोगों को इंसेंटिवाइज भी कर रही है कि आप इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए क्रॉप्स को ग्रो करो। हाँ, मैंने इवन जब मैंने ओएमआर में मार्क किया ना, उसके बाद ही मैंने सोचा कि ये गलत मार्क कर दिया है, बट स्टिल कुछ कर नहीं सकते थे। बट मेनी पीवाईक्यूज में मैंने ये चीज नोटिस किया, मतलब ये पैटर्न यूपीएससी का, कि उन्होंने फूड क्रॉप्स को एलिमिनेट किया हुआ था। अब लेट्स सी इस वाले का वो क्या आंसर देते हैं, या फिर मतलब वही मतलब अब गलत सर हो इसका गया, सो नेक्स्ट एक टाइम चीज से। और भी हो सकती है सर, इस फील्ड में अभी रिसर्च कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन है। पता चला जिस दिन रिजल्ट उसका ऑफिशियल आंसर की आई, उसके आसपास ही अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो फिर यूपीएससी को उसका अपना रॉन्ग करना पड़ेगा। तो अग्रीड सर वो अग्रीड। एंड जनरली मैंने यहाँ ऐसे पे करेक्ट ही सोर्स देंगे डाला वो सर। हुआ है। यहाँ पे एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी .gov वाली वेबसाइट में कॉर्न ग्रेन इज वन ऑफ द सोर्सेज जो उन्होंने लिखा है कि हाँ, इट इज फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो आंसर तो 1 2 3 4 ही होगा इसका। चलिए, आई आई थिंक ये गॉट माई सेशन अब लेसन एंड हो कि रहा है। ओवर थिंकिंग नहीं करना हाँ, है अभी। अब नेक्स्ट